वो 2006 में मुल्तान में हुआ, 2016 में हवेलिया में हुआ और ये हुआ। हम आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं कि सबसे साफ शफाफ इंक्वायरी रिपोर्ट ये होगी। आप जितने पाकिस्तान की तारीख में हादसात हुए, जितनी रिपोर्ट आई हैं, उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी, उससे ज़्यादा पब्लिक होगी और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वादा है और हम इस वादे पे कायम रहेंगे, हम कायल भी रखेंगे। अब एक और भी इन्हीं ने एमडी बनाए थे, उनकी मेरिट क्या थी? उनकी मेरिट ये थी कि ये बस्ते भर भर के पैसे लेके जाते थे। यानी एक अयान अली थी, एक मर्द थे, वो खातून थी, इनका ये मर्द हैं। उनको शायद से पीआईए का एमडी इसलिए बनाया गया कि उनका सामान तोला नहीं जाता, एक प्रिविलेज है एमडी का, और वो बड़े बस्ते लेके जाते थे, लेकिन उन बस्तों में कपड़े नहीं होते थे। उन बस्तों में कपड़े नहीं होते थे। आपको पता होगा उन बस्तों में क्या होता? उन बस्तों में डॉलर होते थे। इससे कि ये इनकी रवायत रही है कि जितने ये लेते हैं वो रुपयों में लें तो बहुत बड़ी गद्दियां बन जाती हैं, उसके लिए बाद में लॉन्चें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बेसमेंट्स को आग लगानी पड़ती है। डॉलर की जरा है वो छोटे बस्ते में आ जाते हैं। इससे कि 100, उस जमाने तो 100 रुपए का $1 होता था, तो 100 रुपए की गड्डी के बजाय एक नोट, तो आप समझ सकते हैं 1/100 हिस्सा लेता है, तो छोटे बक्से में आ जाती है। इजाज हारून उनका नाम था, इजाज हारून उनका नाम था। क्वालिफिकेशन देखें किस मेरिट पे रखा था। हम आज ये कह सकते हैं कि हमने अरशद मलिक साहब के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, हमने उनके लिए केस लड़ा। हमारी हुकूमत ने जाके बताया कि इस मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या क्या काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतराज़ को वापस लिया। तो हमारे कहवाले की तो क्वालिफिकेशन का मेयार हमने ये रखा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का भी एहतराम किया और उन्होंने अपने जब हमें इजाज़त दी तो उनको हमने रीइंस्टेट किया। ये है पीटीआई का मेयार। और आखिर में, इससे पहले कि हलीम आदिल शेख साहब जो है वो भी अपनी कुछ ना कुछ तो गोलाबारी करना चाहते हैं, हमें एक चीज़ का जवाब दे दें। 2 करोड़ का शहर, 2 करोड़ का शहर, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एक ऐसी मॉर्ग बता दें जिसमें 200 लाशें रखी जा सकें एक वक्त। कोई ऐसा सर्दखाना बता दें। 12 साल की तुम्हारी हुकूमत है, हादसात जिंदगी का हिस्सा ज़रूर होते हैं, कम से कम हों वो हम दुआ गो। बिल्डिंगें गिरती हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चलाते हैं, तो इनको तो कोई 2000 वाली बनानी चाहिए, लेकिन हम 2000 का वादा नहीं करते। हम कहते हैं भाई 200 वाली बना दो। अब बनानी शुरू कर दो कि अगले साल तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। एक जगह नहीं थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी का लोन आया था, इससे कि उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी शर्म आ गई थी कि चीफ जस्टिस कह रहा है शराब देखी और लैब कह रही है शहद निकला। तो ऐसी फॉरेंसिक लैब का फायदा क्या? या चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कभी शराब ना देखी थी, या वो फॉरेंसिक लैब में कोई जादू और कमाल था? अभी भी डीएनए की टेस्टिंग फैसिलिटीज, लाहौर से लोग आए। इस शहर, इस सूबे में जितने वेंटिलेटर्स हैं उसके ऑपरेटर्स नहीं हैं। वेंटिलेटर की शायद कमी उतनी नहीं हो, ऑपरेटर्स की कमी ज्यादा है। इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं और आज ऐलान कर रहा हूं कि पहला 2 या 3 दिन बाद मैंने उनैर लखानी साहब से कहा है कि आज एजुकेशन के ऊपर पूरा कट्टा चट्टा नहीं रखें। सईद गनी साहब जो हर चीज़ के एक्सपर्ट बने हुए हैं, और आजकल वजीर तालीम क्या ज़ेर तालीम भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
कि वो इनको 4 या 5 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि वजीर तालीम को करना क्या चाहिए था, सिंध की हुकूमत को करना क्या चाहिए था, इस 12 साल के अंदर तालीम का हशर क्या किया गया, ये सब हुनैद लखानी साहब बताएंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं हर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 या 3 दिन के बाद होगी, जिसमें हम डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री इनका कत्था छट्टा खोलेंगे और वो बात बताऊंगा जिसका मैंने अहद भी किया है और जिसकी मैंने डिमांड भी की है कि सिंध के साथ अब जुल्म बंद होना चाहिए, वफाक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, आर्टिकल 149 का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहता हूं पहले 235 करो, फिर उसके बाद 149 का करो, और अगर ये सब नाकाम हो जाए तो आखिर में अगर 234 का भी करना हो वो भी कर दो। 235 पूरे सिंध के लिए। ये कोई जो रंग बिखेर रहे हैं ये सिंध में, मुर्तजा वहाब, BMW, झूठों का बादशाह, जो फैला रहा है नफरतें, जिस तरह निसार खोरों ने नफरत फैलाई थी इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर साहब के बयान को तोड़ मोड़ के कि उर्दू बोलने वाले सिंधी बोलने वालों से लड़ लें। हम नहीं लड़ेंगे। हम पाकिस्तानी होने की बात करते हैं। ना हमारे यहाँ फिरका वारियत है, ना हमारे यहाँ एथनिसिटी है, ना कोई सिंधी है, ना बलोची है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है, ना कोई महाजिर है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, फिर ये सब कुछ। मैं आज फिर इस बात का कहता हूं कि मैं बदस्तूर, चाहे वफाक का कोई वजीर कुछ कहता रहे, सिंध के हालात इस लाइन से ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता जो इस सब बैठी हुई। लाड़काना से लेके शिकारपुर और नवाबशाह सब मौजूद हैं यहाँ, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये सब यकजबां हैं कि 12 साल बहुत वक्त होता है। जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो यहां चोरी का सिलसिला है, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्होंने नौकरियां दी हैं, जिसमें सरासर ज्यादती हुई है, मेरिट के निजाम के चिथड़े उड़ता दिए गए, जाली डोमिसाइल बना बना के जो इस शहर के लोगों का भी हक था, जो बाकी सूबे के लोगों का जिस इलाके का हक था, वो उनको उस फार्मूले से नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम इसके फैक्ट्स भी सामने लेके आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैं फिर ये कह रहा हूं, अपने वजीर आजम से कह रहा हूं कि खान साहब, चेयरमैन इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब, आप कितनी मोहलत देंगे इनको और को? आप कितनी दफा इनको तंबी करेंगे? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इन पे तो अब डंडा चलना जरूरी है। इनके ऊपर 235 का डंडा लाइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो सिंध के खजाने की हालत की हुई है इस वक्त, ये फिर कहेंगे कि वफाक ने ये कर दिया और वो कर दिया और पैसे नहीं दिए, लेकिन जो लूट मार इन्हें, ये तनख्वाहें भी नहीं देंगे, सिंध के लोगों की तनख्वाहें भी नहीं देंगे, और उसके लिए भी ये वफाक के सामने झोली फैलाएंगे। जिनको कुत्तों की दवा नहीं मिलती, जिनको PPE सूट नहीं मिलते, जिनको कुछ नहीं मिलता, जो कुछ नहीं मिलता, अब मैं हलीम साहब को कहता हूँ कि वो बयान कर दें कि क्या क्या इन्हीं ने किया है इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस वक्त नकवी साहब ने बातचीत की, उसके अलावा हुनैद लखानी साहब हमारे बैतुलमाल सिंध के भी सरबराह हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आगा अरसलान खान हमारे सूबाई रहनुमा हैं, सीनियर शिकारपुर से हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे, वो मौजूद हैं। लाड़काना से जनाब सैफुल्ला अबड़ो साहब हमारे पार्टी के रहनुमा हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। नवाबशाह से इमामुद्दीन कीरियो साहब मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। तो नकवी साहब ने सही फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध से तहरीक इंसाफ ग्राउंड लेवल पर जुड़ी हुई है सिंध के अवाम से, और हम अगर अपोजिशन लीडर चूँकि इस सिंध के हमें लीड कर रहे हैं, नकवी साहब इस वक्त बहैसियत अपोजिशन लीडर के हमारी पार्टी को हमारे हर सतह पर हमें लीड कर रहे हैं, तो इनकी जो आवाज़ होती है वो पूरे सिंध की आवाज़ होती है। मैं इसको आपको बताना चाह रहा था। अब मैं ज़रा आपसे 2-4 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि एक तरफ तो इनका रिस्पॉन्स हम देख चुके हैं, ये माजरत के साथ, ये सईद गनी बेचारे को तो भेज दिया जाता है और वो
जिसके स्कूल में खोते बंधे हुए हों, जिसके इलाके में लियारी में, चनेसर गोठ में, स्कूलों के अंदर, डिस्पेंसरियों के अंदर मतलब गधे बंधे हों, वो खोताबाजी के माहिर हवाबाजी में तबसरा करने आए हुए हैं। मतलब उनका क्या वास्ता हवाबाजी से, और वो आके जिस तरीके से उन्होंने खोताबाजी करते करते हवाबाजी में कल बैठ गए, 1 घंटे तबसरा किया, तो ऐसा नहीं है। उनको लॉन्च किया जाता है कि जाओ बदतमीज़ी करो ताकि लोगों की डायरेक्शन चेंज हो सके। मैं पूछना चाहता हूँ, ये डिज़ास्टर के ऊपर कमेंट करने वाले जवाब दें। 7 शरीफ का मैं और बात नहीं करता, चलो अपने कराची को तो आपने रखा हुआ है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया इनको तो और मारो। 7 शरीफ का डिज़ास्टर होता है, हलीम आदिल शेख, आप सब गवाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये इनके पास हेलीकॉप्टर था, मेरे पास गाड़ी थी, मैं इनसे पहले पहुंचा था, मैंने देखा था किस तरीके से गदा गाड़ियों में चिंचियों पे जाके लाशों को भेजा गया था। उस बम धमाके में इन्होंने क्या किया, शिकारपुर का बम धमाका होता है, वहाँ इन्होंने क्या किया, कराची में क्या करेंगे। जब ये धमाका जहाज़ का वाक़या हुआ, इत्तफाक से मैं सबसे पहले वहाँ मौजूद था, चूँकि करीब था, किसी ने बताया, फ़ोन कर दिया काज़माबाद से। तो जो सबसे पहले वहाँ पहुँचने शुरू हुए लोग, दूर दूर तक दूरबीन लगा के भी ये लोग जो छुपे हुए बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, दूर दूर तक इनका नामो निशान नहीं था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। कोई वजीर शजीर कोई नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ बताओ, आपको वज़ीर आला साहब साबित करें, इतने बड़े डिज़ास्टर में जितना टाइम आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है, बैशिंग करने में, इल्ज़ाम लगाने में, आपके सारे मिनिस्टर बमा आपके मिला के कितना टाइम आपने आवाम के लोगों के साथ दिया। हम कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जो आप सब की ने, हम आप सब के मीडिया के कैमरों ने देखा कि सबसे पहले वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ हमें रेंजर्स नज़र आई, वहाँ हमें पाक आर्मी नज़र आई, चूँकि मलिर कैंट करीब था, वहाँ हमें सिविल एविएशन नज़र आई, वहाँ हमें PIA की जो क्या कहना चाहिए रेस्क्यू टीम्स वहाँ नज़र आई, और सबसे बड़ी वहाँ हमें एधी नज़र आया, वहाँ हमें छिपा नज़र आया, वहाँ हमें ये तमाम इसके रिफाई इदारे नज़र आए। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बताए कोई एक एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाओ। आप कहते हो राशन की तस्वीर नहीं खींचते, उन 3 बच्चियों को इमदाद देने की तस्वीर नहीं खींचते। एक तस्वीर बताओ सिंध हुकूमत की, कोई एम्बुलेंस वहाँ नज़र आ रही हो, एक तस्वीर दिखाओ। मैं भी तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा कि आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई जिम्मेदार वहां नजर आ रहा हो। वहां रेंजर्स थी, एक तस्वीर, ये रेंजर्स का एक पता नहीं ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, जो उस वक्त कमांड कर रहे थे। ये जमीन पे रोजे के अंदर बैठ सकता है, तो इसको कोरोना लग सकता था। आप लोगों कोरोना के खौफ में जब जलते क्यों हो, करो ना काम फिर इनकी तरह। ये लोग हैं, वहां हमारे पुलिस भी थी, वहां मैं सलाम पेश करता हूं, हमारी पुलिस भी थी, हमारी रेंजर्स थी, हमारी फौज थी। तुम लोग किधर थे? आपकी जिम्मेदारी है, सिंध में आप हुकूमत कर रहे हैं। हादसा हुआ, उसकी इंक्वायरी हो रही है, हादसा हुआ, उसकी इंक्वायरी हो रही है। और मैं समझता हूँ जिस अंदाज से पाकिस्तान की तारीख में कभी इंक्वायरीज की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, और इस दफ़ा आपने देखा कि चीनी की रिपोर्ट आ चुकी है, आटा स्कैंडल की रिपोर्ट्स आने वाली हैं, IPPs की रिपोर्ट्स आने वाली हैं, इस तैयारा हादसा की रिपोर्ट भी आएगी। और जैसा नकीब साहब ने फरमाया, भोजा और एयर ब्लू की रिपोर्ट तो आ चुकी थी। क्या किया तुम लोगों ने? चूँकि उस वक्त आप थे ना, बताइए ना आपने क्या किया, आपके दौर के थे, दोनों 2010 के क्रैश थे, आपने उसमें क्या किया। तो ये रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आएगी पब्लिक की जाएगी, और सरवर खान साहब ने, मिनिस्टर साहब ने, CO साहब ने कहा कि अगर वो जिम्मेदार हुए तो पीछे हट जाएंगे, रिपोर्ट पब्लिक होगी। तो इसलिए रिपोर्ट पे एतबार करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, उस दिन पहले बता दूँ, उस दिन ये सब पहुँचे इदारे, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी आर्मी को और रेंजर्स को, पुलिस को, सिविल एविएशन के लोगों को, तमाम इदारों को, और फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँची थी। लेकिन सिंध हुकूमत का कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ना कोई इदारे का बंदा था, ना कोई वजीर था, ना इनकी एम्बुलेंस थी, और हमारी ये एदी सलानी वगैरह सब जो एम्बुलेंस वाले थे, इन सबको सलाम पेश किया। उसके बाद फौरी तौर पे ये पहुँचे, और अगर डिले होता तो देखें कुदरत का मौजज़ा है कि जहाज़ आके गिर गया। यहाँ तो बिल्डिंगें गिरा दी इन्होंने, सैकड़ों KBCA SBCA के जरिए सैकड़ों बिल्डिंगें गिर गई, उसका कुछ नहीं हुआ। जहाज़ गिरता है लेकिन घर में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का रहम है, एक मौजज़ा है कि कोई कैजुअल्टी उन घरों से नहीं होती। फौरी तौर पे ये इदारे पहुंचते हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MNA साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे वहाँ के नाजिम हमारे हैं वो वहाँ मौजूद थे, वकास न्याजी, अकरम चीमा MNA भी वहाँ मौजूद थे। आप सब ने देखा, मैं भी वहाँ मौजूद था, लेकिन नज़र दूरबीन से भी नहीं नजर। खुर्रम सब, मतलब खुर्रम साहब मौजूद थे, रमज़ान घाची मौजूद थे, हमारी पूरी टीम मौजूद। मैं पहले आधे घंटे की बात करूँ नकवी भाई कि फौरी तौर पर थे, उसके बाद हमारी पूरी टीम नज़र आई।
लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हुक्मरान, दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहा, आपके कैमरों में नजर नहीं। थोड़ी देर के लिए सीएम साहब गए, ये पहुंच गई, खुरम पहुंच गया, अलीम पहुंच गया, सब पहुंच गए, भागे भागे तस्वीर बना के वापस आ गए। इनको कोरोना लगता है। मैं कहना चाहता हूँ फौरी तौर पे रेस्क्यू किया गया जो करना था। उसके बाद 10-10 लाख रुपए हर स्टेशन पर भेज दिए गए ताकि उस तदफीन से पहले पीआईए की तरफ से फौरी तौर पे 10-10 लाख रुपए लेकर भेजे ताकि उन बेचारों की अगर कोई है उनकी मदद की जाए। वो 10-10 लाख मिलने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो इंश्योरेंस का अमाउंट है उसके लिए पहले होता था बंदों को, मतलब बेचारे मुसाफिरों को, उनके लवाहिकीन को इंश्योरेंस से लड़ने के लिए छोड़ जाओ, वो जाके केस लड़े। नहीं, पीआईए ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनको इंगेज कर लिया है, सिविल एविएशन को, उसको इंश्योरेंस को इंगेज कर लिया है और इंशाल्लाह 50-50 लाख इंश्योरेंस के पास है वो भी दिलवाए जाएंगे। और 3 बच्चियां, 3 मलीर की, जिसको क्लेम करते हैं इनका मलीर, इनका लियारी, वो लियारी जिसको बंदूकें दे दी, पिस्तौलें दे दी बच्चों को। आपने देखा 2 रोज पहले ARY ने स्टोरी चलाई है कि पिस्तौल लेके चल रही है। ये तो तोहफा दिया पीपल्स पार्टी ने, एक गैंगवार, ये सब कुछ तुम्हारी पेशकश है। पीपल्स लियारी ने तुम्हें वोट दिया भुट्टो से लेके, तुमने क्या दिया? पिस्तौल दी। आज लियारी के बच्चे पिस्तौलें लेके घूम रहे हैं। हम इंशाल्लाह जाएंगे, मेरी अभी हुनैद भाई से बात हुई है, पिस्तौलें वापस लेंगे। और मैं ऐलान करता हूं आज, लियारी के बच्चों जिसके पास पिस्तौलें हैं या टॉय गन्स हैं, हमें वापस दें। जितने में खरीदी है उसके पैसे भी देंगे और तोहफे में जो चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बॉक्सिंग का आपको वो चाहिए, ग्लव्स चाहिए, क्रिकेट का बैट चाहिए, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि इन जो टॉय गन्स वापस लेकर हम इनको फुटबॉल देंगे इंशाल्लाह। ये मैं पूरी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद उन 3 बच्चियां मलीर की, एक वहीदा 14 साल बच्ची, उसका बाप भी नहीं है, वो पड़ी हुई है बंस सेंटर में। एक 18 साल अजीज़ा और एक 20 साल मायरा, ये बेचारी जहाज़ के उससे आके वो तेल गिरा, जल गई, शदीद बुरी हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब ने भी जाके 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया ज़ाती तरीके से अपने तौर पे, और 5-5 लाख रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने भी उन बच्चियों के लिए अनाउंस कर दिया। और मेरी DC साहब से भी कल बात हुई है, गवर्नर साहब ने अहकाम दे दिए हैं कि उनको फौरी तौर पर अकाउंट खोले जाए उनके, ताकि 5-5 लाख ट्रांसफ़र कर दें। मुर्तज़ा वहाब कहता है कि हमने उनको ईडी भिजवा दी, पता भी नहीं चला किसी। अरे भाई, जिसको मिला है उसको पता चलता ही नहीं चलता। राशन भी ऐसे भिजवाते हो, कहते पता नहीं चला। जिसको मिला है उसको पता चला। उसकी वीडियोस देखो, वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ खुद कर रहे थे। वो उनको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उनके 10-10 लाख रुपए दे दिए गए, उन बच्चियों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस के पैसे दिलवाए जा रहे हैं। जितने लोग आए उनके लिए एयरपोर्ट होटल खुला हुआ था और कसरे नाज खोल दिया गया था। उनको गाड़ियां, रेंट कार किया, पीआई की गाड़ियां दी गई, उनको रिसीव किया गया, टिकट फ्री करा कर दिए गए, जो उनके लवाहिकीन आए उनको दिया गया। और उसके अलावा सीएम ने ऐलान किया था, सीएम साहब ने, कि रमादा होटल, मुझे बताया जाए रमादा होटल में कितने मुसाफिर ठहराए, कितने लवाहिकीन को बिल बन गया होगा, बिल शिल बन गया होगा। इस दौरान भी सारा जी हमने इतनी डेब्रीज उठाई, इतनी एम्बुलेंसें चलाई, इतना डीजल डाला, इतना पेट्रोल डाला, रमादा में इतने लोग ठहराए, काम हो गया होगा इनका मीटर चालू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। तो मतलब हर रेस्क्यू किया, रिलीफ दिया और घरों का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। तमाम घर इंशाल्लाह उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तमाम घर जो वहाँ डैमेज हुए हैं, वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ के घर का सामान, इंशाल्लाह ये फेडरल गवर्नमेंट सब कुछ करके देगी। मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब, ये लोग आपके ईमा पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बेचारों की नौकरियाँ इस पे चल रही हैं, गाली दो हमें जाके, भाई तुम्हारे आज 4 नंबर बढ़ गए, 5 नंबर बढ़ गए, अच्छा किया तुमने उसको गाली दी, तुम्हारे आज इतने नंबर बढ़ गए। अथा क्या इनके पास। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक 1000 से ज़्यादा लोग लाड़काना में जिन्हें सिरिंजेस ना मिलने से एड्स लग गए और बहुत सारे बेचारे मर भी गए, क्या उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई? आज कहते हो अरशद मलिक इस्तीफ़ा दे, वज़ीर इस्तीफ़ा दे, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे। आपने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई? एड्स मुतासरीन पे इंक्वायरी कमेटी बनी? नहीं बनी, चूंकि मिनिस्टर फुप्पो है आपकी। कुत्तों को 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया, कई बड़ी तादाद में बच्चे मर गए, वैक्सीन ना मिली उसकी जो है कुत्तों की काटे की। जिम्मेदार कौन? कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई कि ARV क्यों नहीं मिल रही, एंटी रेबीज वैक्सीन कहां चली गई, उसके पैसे कौन खा गया? कोई इंक्वायरी कमेटी बनी? नहीं बन सकती, बच्चे मर गए। जिम्मेदार कौन? फुप्पो जान। फुप्पो पे कौन बना देगा इंक्वायरी कमेटी? और ये वजीर आला सिंध खुद, किसी अफसर को हटाया नहीं, कोई कमेटी बनी? कोई नहीं बनी।
कच्ची शराब पीने से, याद होगा 2-3 साल पहले टंडो मोहम्मद खान के अंदर अक्सर कच्ची शराब पीने से लोग मर रहे होते हैं। क्या मुकेश कुमार चावला पे हटाया उसको? किसी पे कार्रवाई बनी? और चले शराब के नाम पे एक और मुबारक हो सिंध हुकूमत, बहुत बहुत मुबारक सबको, मीडिया को, पूरे सिंध वालों को। सिंध में एंटी कोरोना वाइन दस्तयाब हो गई है। वैक्सीन तो नहीं मिल सकी। जिस अंदाज से शराब खाने खुल गए और शराब खानों पे रश देखो, ये माशाल्लाह, ये लाड़काना का शराब खाना, पुलिस भी लाइन में लगी हुई है। ये शराब खानों का रश, शराब खानों पे लोग इकट्ठे हैं। हम बेचारे एहसास प्रोग्राम वालों को अगर पैसे देने के लिए गरीबों को इकट्ठा, आपने कहा फैला रहे हो तुम लोग, कोरोना फैला रहे हो, शराब पिला के कोरोना नहीं फैला रहे हो। तो ये मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से लोगों ने रश लगाया, ये लगता है कि ये तो कोई एंटी कोरोना वाइन इन्होंने तैयार कर लिया है और वो तिरयाग बन गया है। जामे सेहत है शराब, शर्म आनी चाहिए। मस्जिदें खोलते नहीं हो, मौत आती है तुम्हें मस्जिद खोलते हुए, इमाम बारह खोलते हुए मौत आती है, मदारिस खोलते हुए मौत आती है, मार्केट खोलते हुए तुम्हें मौत आती है। शराब खाने चुके मुकेश चावला के सारे 80% तुम्हारे हैं। मुसलमानों को शराब पिलाते हो, शर्म नहीं आती आपको? पूरे कहीं नहीं है। और मैं कहता हूं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, अगर किसी दुकान पे मुसलमानों को शराब बेचते हुए मिले तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जाके कार्रवाई करेंगे और तुम पर और तुम्हारे वजीरों पर FIR कटाएंगे। शराब खाने और शराब खानों में खुली छूट है, तो मतलब कोई हद है। आपने किस चीज पे आज तक इंक्वायरी कमेटी बनाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कच्ची शराब आपने पिला दी, एड्स आपने लगा दी, कुत्तों से आपने खिलवा दिया। और ये PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि यकीन दिलाते हैं कि हादसा तैयारी